हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। मैं आज BANS 183 का BANS 183 का जो आपका ये कोर्स कोड है और इसका कोर्स टाइटल है पर्यटन मानव विज्ञान, जो कि इसका एग्ज़ाम 7 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा। तो मेरे पास कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर BANS 183 का भी करा दीजिए, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें और इस वीडियो में मैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो VVI क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा। और ये वीडियो बहुत ही कम समय में पूरे बुक्स को इसमें कवर कर लेना है, ठीक है। बहुत कम समय में पूरे बुक्स को कवर करना है, इसलिए इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बता दें आपको कि ये वीडियोस इस सब्जेक्ट में 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। इसमें पहला ब्लॉक है जिसमें आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं और सेकेंड ब्लॉक है जिसमें आपको इसमें भी 5 यूनिट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए हम फर्स्ट ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। आप एकदम केयरफुल्ली, एकदम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और समझें। अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्कैनर दिया है इस पे आप स्कैन करके डायरेक्ट आप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जिन जिन को PDF की ज़रूरत है आप उस चैनल में ज्वाइन करके आप इस PDF को फ्री में ले सकते हैं। और अगर आप इस स्कैनर के सहायता से नहीं हो पा रहे तो नीचे में जिस तरीके से ऑल स्टडी पॉइंट लिखा है उस तरह आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, राइट। चलिए तो हम बात करते हैं ब्लॉक 1 की। सबसे पहले इसमें ब्लॉक 1 है और इसमें पर्यटन की समझ पहला है ये। तो इसमें आपको 5 यूनिट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें पर्यटन का परिचय आपको इसमें देखना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट्स बन सकता है। दूसरा मानव विज्ञान और पर्यटन, यानी कि इसका अवधारणा और इसकी परिभाषाएं। और दूसरा इसमें आपका क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट में जो आप बन सकता है वो है पर्यटन मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है। अगर मेरे को पढ़ने में किसी शब्द को गलत हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि मानव विज्ञान और पर्यटन का अर्थ और परिभाषा ये हम जान सकते हैं इसमें, और इसका इतिहास भी जान सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट में सबसे VVI क्वेश्चन जो कि आपका है वो है मानव विज्ञान क्या है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव विज्ञान क्या है तो बता दें हम कि आपको मानव विज्ञान समय और स्थान यानी कि टाइम स्पेस में मनुष्य के जीव का अध्ययन करता है, ठीक है। मानव विज्ञान में हम जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, उसके जीवन के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। समय मूल रूप से भूवैज्ञानिक समय के पैमाने को दर्शाता है जिसमें मानव की उत्पत्ति, विकास और भिन्नता का अध्ययन शामिल है, ठीक है। जैसे कि स्थान मानव आबादी के पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संबंधों से संबंधित जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में रहते हैं। मानव विज्ञान में पुरानी संस्कृतियों के साथ साथ जो कि वर्तमान में फलने फूलने वाली संस्कृतियों का भी अध्ययन शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ा जाता है, यानी कि इसमें पुराने संस्कृति कल्चर के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन इसमें जो अभी प्रेजेंट में जो कल्चर चलता है इसके बारे में भी हम लोग इसमें को पढ़ने को मिलता है। और यह अन्य विषयों की विपरीत समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है, जहाँ अन्य विषयों में केवल मानव के किसी विशेष पहलू को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि इतिहास, अतीत में जो हुआ उससे संबंधित है। जबकि मनोविज्ञान मानव मन आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। मनोविज्ञान जो होता है वो मानव के मन का इसमें अध्ययन करता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया है कि मानव विज्ञान शब्द जो है ये ग्रीक शब्द
एंथ्रोपोस, जिसका अर्थ होता है मानव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगोस का अर्थ मीन्स क्या होता है? अध्ययन। और इसमें जो एंथ्रोपोस है इसका मतलब होता है मानव। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि हम क्या अध्ययन करते हैं, यानी किस में, मानव विज्ञान में हम क्या स्टडी करते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक शैक्षिक विषय जो अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान अपनी 4 प्रमुख शाखाओं, जैसे कि भौतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान और भाषाई मानव विज्ञान के साथ 20वीं शताब्दी में ये उभरा, जो वैज्ञानिक और मानवतावादी दोनों दृष्टिकोणों से देखता है और समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है। ठीक है, एक मानव विज्ञानी का मुख्य उद्देश्य 3 बुनियादी सवालों को समझने से है। पहला इसका सवाल क्या है, यानी कि हम कौन हैं, दूसरा हम कैसे बने, तीसरा हम क्यों हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अतीत और वर्तमान का अध्ययन उसमें किया जाता है, यानी कि हम कौन है इसमें, और दूसरा हम कैसे, यानी इसमें उत्पत्ति और विकास, और हम क्यों हैं, जिस तरह से हम हैं, यानी रूप और विविधता के बारे में इसमें हम जानकारी हासिल करते हैं। चलिए, हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको पूरा बुक इसमें कवर कर लेना है। चलिए, ये 3 प्रमुख प्रश्न जो है ये मानव विज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए आधार बनाते हैं। ठीक है, यह सामाजिक, जैविक, पुरातात्विक या भाषाई मानव विज्ञानी हो सकता है। मानव जीवन, समाज और संस्कृति के विकास, उत्पत्ति, भिन्नता, विविधता और परिवर्तन को समझाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब इसको आप अच्छे तरीके से पेज नंबर 10 और 11 को अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। मैं थोड़ा सा और जिक्र कर दूं कि मानव विज्ञान अतीत में रुचि रखते हैं, विभिन्न सांस्कृतिक अवधियों के दौरान लोग कैसे रहते हैं, वह पुरातात्विक मानव विज्ञान का विषय क्षेत्र है। इसका उद्देश्य प्रागैतिहासिक मानव द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न उपकरण प्रकारों के अध्ययन के माध्यम से मानव अतीत को फिर से जोड़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम कि भाषा को संस्कृति के लिए वाहन के रूप में जाना जाता है। अभी तक न तो कोई एक संस्कृति और न ही एक भाषा, हालांकि संचार हमेशा अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच होता है। क्लियर हो गया। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब अगला इसमें पॉइंट है कि हम मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं। मानव विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं, तो देखिए, मानव विज्ञान का उद्भव पूर्व की खोज और उपनिवेशीकरण की यूरोपीय यात्रा में निहित है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान आर्म चेयर, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में मानव विज्ञानी क्षेत्र फील्ड में डेटा संग्रह के लिए उद्यम नहीं करते थे। ठीक है, 1890 में सर जेम्स फ्रेजर द्वारा गोल्डन बाउ में प्रकाशित पहले लिखे लेख यात्रियों, प्रशासकों, मिशनरियों आदि के कथन पर आधारित है, जिन्होंने दूर दूर की जगहों की यात्रा की और स्थान, लोगों और उनकी संस्कृतियों को अनोखी कहानियों के तौर पर प्रस्तुत किया। क्लियर। पेज नंबर 11 पे आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे दे दिया गया मानव विज्ञान की परिभाषाएं, यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन ने मानव विज्ञान को मानव के अतीत और वर्तमान के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। मानव इतिहास में सभी संस्कृतियों की व्यापकता और जटिलता को समझने के लिए मानव विज्ञान सामाजिक और जैविक विज्ञान के साथ साथ मानविकी और भौतिक विज्ञानों से ज्ञान प्राप्त करता है। क्लियर हो गया है। चलिए, अब इसके आगे हम बात करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे हम। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया 2 चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट था। मानव विज्ञान को परिभाषित करें, या मानव विज्ञान क्या है, या मानव विज्ञान के बारे में आप क्या समझते हैं, या और दूसरा क्वेश्चन है पर्यटन को परिभाषित करें। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन मानव विज्ञान का इतिहास। इसमें थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। पर्यटन मानव विज्ञान जो कि 1960 और 1970 के दशक में अध्ययन के एक अलग क्षेत्र के रूप में आरंभ हुआ था। अकादमिक और व्यवहारिक मानव शास्त्र दोनों में अपेक्षाकृत एक नई शाखा है। पर्यटन का मानव शास्त्रीय अध्ययन 1970 से 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रभावशाली रहा, जब वेलेन स्मिथ। अब चलिए, हम यहाँ तक समझ गए। आप नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे देखिए, मानव शास्त्रीय कार्यों से पर्यटन अध्ययन के लिए मानव विज्ञान की प्रासंगिकता के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। मानव विज्ञान का तर्क है कि व्यवसाय के बजाय लोगों को
पैटर्न के विश्लेषण में दिलचस्पी होना चाहिए। दूसरा, विषय के रूप में मानव विज्ञान आज के वैश्वीकृत दुनिया के बड़े ढांचे के भीतर आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों को पहचान कर पैटर्न का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान करता है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देख लेंगे। आपका पेज नंबर 16 पे दिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक परिणाम ये तो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैटर्न के प्रभाव ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे पेज नंबर 18 पे। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा तो आप जानते ही हैं, जो कि देखिए इसमें क्या होता है भाषा में कि नुनेज 1989 ने बताया कि भाषाई अभिरुचि, जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मेजबान आबादी कई द्विभाषी व्यक्तियों का निर्माण करती है। पर्यटक उन्मुख समुदाय या देश के द्विभाषी व्यक्तियों के समूह को आमतौर पर पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेंगे क्योंकि पूरे बुक को इसमें कवर कर लेना है। चलिए, इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसको बता दिया है। अब हम बात करेंगे अगले यूनिट्स में, अगले यूनिट के बारे में। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 2 यहाँ पे आ गया है, पर्यटक और पर्यटन, इन दोनों में। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर्यटन और पर्यटक के प्रकार, और दूसरा पर्यटन अध्ययन का इतिहास। ठीक है, ये पर्यटन अध्ययन का इतिहास तो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, लेकिन इसके भी इसमें टाइप्स दे दिया गया है और इससे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बहुत ये भी आई है, पर्यटन और पर्यटक के प्रकार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम जानते हैं कि पहले ये है क्या। देखिए, पर्यटन एक दैनिक दिनचर्या के जीवन से दूर थोड़े समय के लिए यात्रा और उसके अनुभव के बारे में है। ठीक है, पहले की जो पिछले यूनिट में हमने मानव विज्ञान और पर्यटन की अवधारणाओं को देखा। हमने पर्यटन के उस बिंदु तक का अध्ययन किया जब यह मानव शास्त्रीय अध्ययन का एक अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, अब इस बारे में हम बात करेंगे पर्यटन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है आपका कि पर्यटन एक ऐसी संयोजक पद्धति है, यहाँ से आप इसका डिफिनेशन भी देख सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर्यटन एक ऐसी संयोजक पद्धति है जिसमें आबादी यानी कि सबसे दूर हो जाती है। क्लियर हो गया है, यहाँ सभी रोजमर्रा के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम सामान्य जीवन का दिन कहते हैं, जहाँ हम हमारी भूमिकाओं के अनुसार कुछ निर्दिष्ट गतिविधियाँ करते हैं, चाहे हम घर में हो या कार्यालय में हो, यानी कि चाहे हम घर पे हो या ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो। पर्यटन में हमारे सामान्य रोजमर्रा के सांसारिक जीवन से मिला एक विराम यानी कि एक ब्रेक है, जहां कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहां उसका दिन सामान्य दिनचर्या से संबंधित नहीं होता है। इस तरीके से आप पर्यटन को समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पर्यटक है। ठीक है, ये जो कि मैंने बताया, यही 2 चीज़ आप पढ़ लीजिएगा तो आप इस यूनिट का सबसे मेन पॉइंट यही है। एक, पर्यटक को अस्थायी रूप से सावकाश व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो स्वेच्छा से परिवर्तन का अनुभव करने के उद्देश्य से घर से दूर किसी स्थान पर जाता है। दूसरा, जबकि लिंक 2018 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर से व्यवसाय यानी कि बिजनेस या सुख या अन्य कारणों से कम 24 घंटों के लिए अगर 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह क्या हो गया है, पर्यटक के रूप में जाना जाएगा, यानी कि वो मुसाफिर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अरुण मोजी और पन्नीर सेल्वम ने कहा कि पर्यटन अधिवास के बाहर लोगों की अल्पकालिक संगति है, जहां वे सामान्य रूप से रहते हैं और एक गंतव्य के लिए काम करते हैं जो स्पष्ट रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 1995 उपरोक्त परिभाषा का एक सरलीकृत संस्करण प्रदान करता है। ठीक है, पर्यटक को आम भाषा में आप समझ लीजिए कि यानी कि एक व्यक्ति अगर 80 किलोमीटर से अगर दूर चला जाता है, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में जाए या किसी भी कारण की वजह से जाए, तो वो क्या बन जाएगा, पर्यटक बन जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है? यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
पर्यटक कौन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या पर्यटन को परिभाषित करे इस तरीके। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो ये दो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पर्यटन और पर्यटक के प्रकार, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, पर्यटन को क्षेत्र, अवधि, उद्देश्य, राष्ट्रीयता, मौसम और पर्यटकों की संख्या के आधार पर विभिन्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, मोटे तौर पर एक व्यक्ति पर्यटन को दो प्रकारों में विभाजित कर सकता है। पहला घरेलू पर्यटन और दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अब घरेलू पर्यटन क्या होता है, जिसमें लोग देश के भीतर यात्रा करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या होता है, जो लोग अपने देश से बाहर की यात्रा करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए, कुछ लोग भौगोलिक मानदंड का उपयोग करके पर्यटन को परिभाषित करते हैं, क्योंकि यह पर्यटन क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति देता है, जैसे कि पहाड़ पर्यटन, समुद्र तट या पुरातत्व स्थल जैसे कि गुफाएं, है ना। इस तरीके से हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई समुद्र तट पर जा रहा है तो उसे नौका विहार के साथ जोड़ा जा सकता है, या नौका पर कुछ समय बिताया जा सकता है, या पहाड़ के पर्यटन को राफ्टिंग और ट्रैकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। पर्यटन का वर्गीकरण भी यात्रा की प्रेरणाओं के अनुसार बदलता रहता है। समझ गए। जैसे तीर्थ यात्रा के लिए, रिश्तेदारों से मिलने या चिकित्सा उद्देश्य के लिए, या किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रकार के पर्यटन को एक विशिष्ट उद्देश्य द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो मुख्य जो इसका वर्गीकरण है, यहाँ पे देखिए, पहला है मनोरंजन पर्यटन, दूसरा चिकित्सा, तीसरा रिश्तेदारों में से भेंट और कम दूरी पर विश्राम, और पारगमन द्वारा पर्यटन पेशेवर। ठीक है, इस तरीके से इसको इसमें वर्गीकरण किया गया है। आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पर्यटन के प्रकार। ठीक है, पर्यटन के प्रकार में पहला है तीर्थ यात्रा या धार्मिक पर्यटन। अब देखिए, शुरू में ही मानव विज्ञानी और समाजशास्त्रियों द्वारा धर्म अनुष्ठान, पवित्र स्थान आदि का पता लगाया गया। दुर्खिम के एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ने कार्यात्मक सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि धर्म का सबसे सरल रूप अनुष्ठानों का प्रदर्शन है, जो स्वयं समाज का उत्सव है और जो सामाजिक एकजुटता लाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसमें आप इसे अच्छे तरीके से, हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं ताकि आप इसे अच्छे तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। और तीसरा भी ऑप्शन है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप इस PDF को ले करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये सब उसके प्रकार हैं पर्यटन के, आप इसे एक एक करके अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, व्यवसाय पर्यटन है आपका, राजनीतिक पर्यटन है, ठीक है, सांस्कृतिक और धरोहर पर्यटन है, ठीक है, और विजिटिंग टूरिज्म भेंट पर्यटन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चंस आ सकता है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है तीर्थ यात्रा और राजनीतिक पर्यटन क्या है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, उसे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था ये आपका मैंने इम्पोर्टेंट इसमें बता दिया है। आप इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आप आगे अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस यूनिट का एंड यहीं पे होता है। अब हम नेक्स्ट अगले यूनिट पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट है आपका कि मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन। ठीक है, अब देखिए पर्यटन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले पर्यटन के बारे में लिखिए, उसके बाद में उसके इतिहास के बारे में लिखिए, उसके बाद में आप उसके टाइप्स के बारे में लिख दीजिए, प्रकार के बारे में लिख दीजिए, आपका फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। राइट, इतना समझ में आ गया। अब इस यूनिट में 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन हो सकते हैं। तो पहला है इसमें मानव विज्ञान के संदर्भ में पर्यटन की व्याख्या कीजिए, और दूसरा इतिहास के बारे में तो आप जान ही गए हैं। दूसरा इसमें पर्यटन में मानव जाति वर्णन, ठीक है, एथनोग्राफी। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और आप
लिख सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले हम बात करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कि मानव विज्ञान के संदर्भ में पर्यटन की व्याख्या। आरंभ में पर्यटन मानव विज्ञान ने पर्यटक स्थल के मूल निवासियों के जीवन और व्यवहार के तरीके पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, ठीक, जिसे अधिक लोकप्रिय रूप से मेज़बान कहा जाता है। मेज़बान यानी समझ गए, जैसे मेज़बान ये एक फारसी या उर्दू लफ्ज़ भी है। मेज़बान का मतलब होता है कि अगर कोई आपके घर मेहमान आता है, ठीक है, आपके घर कोई मेहमान आता है तो वो आपका क्या हो गया, मेहमान, और आप उसकी खातिरदारी करते हैं, आप उसकी देखरेख करते हैं, आप उसका हर एक चीज़ पूरा करते हैं और आप अपने घर पे इज्जत से उसे रखते हैं, इज्जत से खिलाते हैं पिलाते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, मेज़बान कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, मानव शास्त्रीय अन्वेषण के विषय के रूप में पर्यटन को शामिल करने से मानव शास्त्रीय ज्ञान के विस्तार को एक नया आधार मिला, ठीक है। हालांकि समय बीतने के साथ पर्यटन का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानियों के हित व्यापक हो गए। बाद में समकालीन समय की अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे पर्यटन के कारण व्यक्ति, समाज और कैसे बदलते हैं, पर्यटक और मेज़बान कैसे बातचीत करते हैं, वे क्या साझा करते हैं, पर्यटक और मेज़बान संपर्क के कारण जो गतिशीलता होती है, और चौथा है नई पहचान और आत्मचरित्र निर्माण। पांचवा है अंत में इन सभी पहलुओं के संयोजन के रूप में उभरता हुआ अर्थ क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं, यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण है कि मानव विज्ञान की मुख्य शाखाएं जो है सभी एक दृष्टिकोण या दूसरे पर्यटन के अध्ययन में शामिल हैं। अगर सामाजिक संगठनों, इतिहास, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्रवासन, पर्यावरण, लिंग, स्तरीकरण, अनुष्ठान और पहचान जैसे प्रमुख कार्य पर्यटन में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञानियों द्वारा किया जाता है, दूसरी शाखाएं भी पीछे नहीं। धरोहर स्थल और संग्रहालय ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक जाना पसंद करते हैं। पुरातत्व मानव विज्ञानियों ने पुरातत्वविदों के साथ मिलकर विरासत वाली इमारतों, स्मारकों और महत्वपूर्ण संग्रहालयों को जनता के लिए अच्छी स्थिति में रखा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। मैंने जो समझाया उससे आप अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। पेज नंबर आप 43 पे आप इसे पढ़ सकते हैं। सामाजिक मानव विज्ञानी पर्यटन से आप में क्या अध्ययन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। और दूसरा है भौतिक मानव विज्ञान पर्यटन के अध्ययन में कैसे मदद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानव विज्ञान में पर्यटन का अध्ययन का इतिहास। अब देखिए, अध्ययन का इतिहास, पर्यटन के इतिहास तो हम लोगों ने पीछे फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था, वही जो आप उसमें इसको रिपीट कर दिया गया है, आप उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैककेनेल के पर्यटन का काम किस पर केंद्रित था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ से आया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यटन और मानव जाति वर्णन, ठीक है, एथनोग्राफी जिसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मानव विज्ञानी सहित सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा नियोजित अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। पर्यटन की जांच करते समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर्यटन स्थल पर्यटक यानी कि मेहमान और मूल निवासी मेज़बान सभी की स्थिति दिलचस्प लेकिन जटिल है, जिससे पर्यटन अन्वेषण और जटिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, पर्यटक यानी कि जो मेहमान होता है और पर्यटन जो मेज़बान होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पर्यटक और मेहमान, इसको पर्यटक कहिए या मेहमान कहिए, दूसरे स्थान पर एक पर्यटक स्थल की पहचान न केवल उसके आकर्षण के आधार पर की जाती है, बल्कि स्थान में जाने वाले जैसे लोग द्वारा भी समान रूप से किसी भी जाति और इसे आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में व्यवहार्य बनाते हैं, और वे आगंतुक अतिथि का अनुभव करते हैं जो अनुभव करने के लिए जाते हैं, और वे किसी जगह पर क्यों जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रूप से अवकाश और आनंद के लिए पर्यटक की उपस्थिति एक नृवंश विज्ञानी के लिए दिलचस्प अध्ययन की अनुमति प्रदान करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मूल निवासी जिसे मेज़बान भी कहते हैं और पर्यटन भी कहते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मानव विज्ञानी किस हद तक और किस तरह से मेज़बान समुदायों में मेहमान पर्यटकों की प्रविष्टि और उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। मेज़बानों पर पर्यटक की संस्कृति का प्रभाव दिलचस्प हो सकता है। मेज़बान मेहमानों के तरीके
की नकल करते हैं, जो समय की अवधि के बाद मेजबान समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को काफी प्रभावित करता है। यानी कि जब मेहमान आता है तो आपके घर में हर एक चीज पे वो नजर रखता है। मेहमान यानी कि वो देखता है कि जो हमारे मेज़बान है वो किस तरीके से इज्जत करता है, हमारी कैसी कैसी खातिरदारी करता है, क्या करता है मेरे साथ, उस तरीके से वो अगर वहाँ से कुछ सीखता भी है और वो जा करके अपनी ज़िंदगी में भी, यानी कि जब वो अपने घर लौट जाता है वहाँ पे जब उसके घर भी मेहमान आते हैं तो वैसे ही वो भी थोड़ा सा नकल कर लेता है और अच्छा हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो इसमें आप जो आपका इम्पोर्टेंट था मेज़बान, और उसी के बारे में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तीर्थ यात्रा, जो कि इसके बारे में हम बता दिए हैं पहले। देखिए तीर्थ यात्रा भी, जो इसके लिए थोड़ा सा और बता दूं मैं, मानव विज्ञानियों ने तीर्थ यात्रा के अध्ययन में रुचि दिखाई, ठीक है, जिसकी शुरुआत वान गेनेप्स 1908 राइट द पैसेज से हुई और इसे विक्टर टर्नर ने आगे बढ़ाया, जो संस्कारों और तीर्थ यात्रा को बदलाव के मार्ग के रूप में समझाते थे। जैसा कि टर्नर द्वारा दिखाया गया था, समाज में एक व्यक्ति सामाजिक बदलाव के 3 चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से गुजरता है? तो 3 चरणों से गुजरता है। पहला पृथक्करण का वह चरण है जहाँ व्यक्ति को उसके समुदाय के साथ रोजमर्रा की गतिविधियों से हटा दिया जाता है। दूसरा निर्मलता, जहाँ व्यक्ति को कर्म कांड और पवित्र वातावरण में रखा जाता है। और तीसरा पुनर्मिलन, जहाँ व्यक्ति को उनके नियमित जीवन में वापस रखा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका ये क्वेश्चंस आ सकता है कि पर्यटक आमतौर पर पर्यटक स्थल से क्या उम्मीद करते हैं, ये तो क्वेश्चंस आएगा नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया था वीवीआई इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। अब इसमें एक पॉइंट है प्रामाणिकता और सैद्धांतिक चिंतन के मुद्दे, ठीक है। तो अब देखिए, पर्यटन में प्रामाणिकता की धारणा मानव विज्ञानियों के लिए रुचि और चिंता का विषय रही है। इसका अध्ययन 3 सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किया गया है: वस्तुवाद, रचनावाद और आधुनिकवाद, ठीक है। प्रामाणिकता आमतौर पर मूल, वास्तविक, सच्चा आदि के अर्थ में उपयोग की जाती है, लेकिन पर्यटन में प्रामाणिकता का अर्थ वास्तविक सच्चाई नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे पर्यटक देखना चाहता है, यानी कि मेहमान देखना चाहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, अब इसमें क्या होता है, प्रामाणिकता को समझने की कितनी कोशिश की है। देखिए, सबसे पहला है वस्तुवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रामाणिकता दिमाग की नज़र से मुक्त है, दिमाग की नज़र से मुक्त है। यह आंतरिक रूप से उस वस्तु के रूप में मौजूद होता है जिस स्थान का दौरा किया जाता है और जो सीधे आगंतुक या पर्यटक की धारणाओं से जुड़ा नहीं होता। इसलिए प्रामाणिकता एक तथ्यात्मक विशेषता के रूप में मौजूद है। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा है रचनावाद सिद्धांत। वस्तुवादी सिद्धांत में एक मुद्दा जो देखा गया था वह यह था कि पर्यटकों, स्थलों और उनकी संस्कृतियों को निरंतर और अपरिवर्तनीय के रूप में देखा गया था। इस मुद्दे को रचनावाद सिद्धांत नामक एक अन्य दृष्टिकोण से सुलझाया गया था। पर्यटन के संदर्भ में इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक समाजशास्त्री एरिक कोहेन ने इस सिद्धांत का तर्क की है। प्रामाणिकता शारीरिक रूप से नहीं देखी जा सकती, एक सामाजिक रूप से निर्मित बातचीत की अवधारणा है, ठीक है। उसे देखी नहीं जा सकती, एक बातचीत का अवधारणा है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, उत्तर आधुनिक सिद्धांत दे दिया गया, आप इस अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वस्तुवादी सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, जो मैंने बोला उसमें से ही आप उतना ही पढ़ लीजिएगा, इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट भी कीजिए, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम बात करते हैं पर्यटन की संस्कृति। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है आपका कि इसमें गंतव्य छवि निर्माण, ठीक है, यानी कि पर्यटन संस्कृति के जो टाइप्स में आता है इसमें से एक ये आ सकता है। और दूसरा इसमें सांकेतिकता और पर्यटन, इसमें से उतना क्वेश्चंस आ नहीं सकता है। इस यूनिट में एक क्वेश्चंस बन सकता है, बस उतना ही आप पढ़ लेंगे, आपको आपका काम चल जाएगा। पर्यटन और संस्कृति, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, वह एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखता है या रखती है। इतना असभ्य कुछ ऐसे सामान्य वाक्यांश है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं,
ठीक है, इस तरीके का उपयोग हम सेंटेंस अपने जीवन में करते हैं कि नहीं। अब देखिए, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति के अध्ययन में ये वाक्यांश कितने प्रासंगिक है। अब इसी प्रासंगिक के बारे में आइए संस्कृति के मानव शास्त्रीय समझ के साथ इस खंड से जुड़ते हैं और संस्कृति का अध्ययन करते हुए मानव शास्त्रीय अध्ययन से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे, संस्कृति में एक सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में सीखे हुए व्यवहार होते हैं जिससे ज्ञान, महत्व और परंपराओं द्वारा हासिल किया जाता है। वे पीढ़ियों के माध्यम से पहुंचती है। रिचर्ड्स ने तर्क दिया कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता और यह एक प्रक्रिया और उत्पादन दोनों है। एक प्रक्रिया के रूप में संस्कृति में एक विशिष्ट समूह के व्यक्तियों का व्यवहार शामिल होता है जिसके माध्यम से लोग अपने और अपने जीवन का बोध कराते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। संस्कृति को परिभाषित करें, ये क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृति को क्या करें, परिभाषित करें। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि संस्कृति में एक सामाजिक समूह के सदस्यों के रूप में सीखे हुए व्यवहार होते हैं, या आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है कि संस्कृति के साथ जीवन का एक तरीका है जैसे कि लोगों का एक समूह कैसे व्यवहार करता है, सोचता है और वे कैसे बातचीत करते हैं, वे अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार और किस तरह का भोजन खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बैठते उठते हैं, सोते हैं, पीते हैं इत्यादि। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी संस्कृति को उस विशेषता के रूप में देखते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के पास होती है और जो हर किसी को रोजमर्रा के जीवन के अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। मानव विज्ञान के दृष्टिकोण से संस्कृति को मोटे तौर पर व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है जो सामाजिक बातचीत और भौतिक कलाकृतियों के उत्पादन के माध्यम से देखे गए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये रहा आपका संस्कृति, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पार संस्कृति, अंतःक्रिया और संस्कृति संक्रमण विवाद। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है बट मेरे हिसाब से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि संस्कृति संक्रमण एक प्रमुख मानवशास्त्रीय अवधारणा है जो यह समझता है कि पर्यटन संस्कृतियों को कैसे प्रभावित करता है। बर्न्स संस्कृति संक्रमण को दो अलग अलग समाजों के बीच किसी भी गंतव्य पर एक संपर्क के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों की एक या कुछ तत्वों को उधार लेने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। इसे आगे समझाने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में भाषा का हवाला दे सकते हैं। जैसे कि भारत में अधिकांश स्थानों जैसे कि आगरा, जोधपुर, जयपुर में जो कि पर्यटकों द्वारा बार बार देखा जाता है, यानी कि मेहमानों द्वारा बार बार देखा जाता है। कोई भी इस बात पर ध्यान देगा कि पर्यटन उद्योग में लगे लोग जैसे फेरी वाले लोग, कलाकार, गाइड जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच और अन्य विदेशी भाषाओं को बोलते हैं, भले ही उनमें से कोई पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं है। संस्कृति संक्रमण सिद्धांत के ढांचे के भीतर यह तर्क दिया गया है कि जब संपर्क एक मजबूत संस्कृति और कमजोर व्यक्ति के बीच होता है तो यह आमतौर पर पहले का होता है जो बाद वाले को प्रभावित करता है। यहाँ तक क्लियर होगा सांस्कृतिक संक्रमण, यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए है, उसी क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, संस्कृति संक्रमण को परिभाषित करें, मैंने इसको समझा दिया है। आप सांस्कृतिक बहाव से क्या समझते हैं इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। संस्कृति संक्रमण को परिभाषित करें, मैंने यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि बहुत तेजी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि पूरे बुक को इसमें कवर कर लेना है, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, छवि और छवि निर्माण। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा पॉइंट है, अगर हो सकता है 5 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन या 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सके। छवियां एक कृत्रिम नकल या किसी वस्तु या व्यक्ति को बाहरी रूप का प्रतिनिधित्व करती है। छवि एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज का दृश्य चित्रण है जो अनुपस्थित और कुछ ऐसा जिसे दोबारा बनाया और पुनः पेश किया गया है, इसे छवि कहते हैं। छवि का प्रमुख अर्थ वस्तुओं की दृश्यता या दृश्य कल्पनाशीलता है जिसे चित्रों, तस्वीरों और पर्दे के माध्यम से मीडिया में दर्शाया जा सकता है। एक छवि में कई विशेषताएं हैं, जैसा कि ज्वलंत है, ठोस है, दृश्य घटक है, यह सामाजिक और एक दर्शक है, यह वस्तु का सरलीकृत और आंशिक प्रतिनिधित्व है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सांकेतिका और पर्यटन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए, सांकेतिका जो है ये एक संकेतों का अध्ययन है। संकेत, सिंबल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं, सांकेतिक।
ठीक है, यानी कि जैसे चीन के, जैसे कि आप चीन कोई संकेत कर देते हैं, इशारा कर देते हैं किसी की तरफ, या ये चीन हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए संकेतों का यह एक अध्ययन और यह बताती है कि संकेत से अर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक संकेत कुछ भी हो सकता है जो स्वयं के अलावा किसी अन्य चीज को संदर्भित करता है, यानी खुद के अलावा दूसरे को भी संदर्भित कर देता है, और एक संकेत का अर्थ पाठक की व्याख्या पर निर्भर करता है ना। जैसे सांकेतिका अध्ययन की वह शाखा है जो संकेतों के अर्थ और व्याख्याओं से संबंधित है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यह काम भाषाविद फर्डिनेंड की सासुर और दार्शनिक चार्ल्स सैंडर्स पियर्स जैसे विद्वानों के काम के साथ विकसित किया गया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इस यूनिट में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बता दिया। आप इसे अच्छे तरीके से देख लें। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा इस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। जो 5वां यूनिट है ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट ये माना गया है। अब देखिए हम बात करते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला है बाजारीकरण की अवधारणा और इसका दूसरा है केस स्टडी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बाजारीकरण और कला का रूप और क्या बोलते हैं बाजारीकरण की अवधारणा। अब देखिए बाजारीकरण की अवधारणा के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। मानव विज्ञान शोध एक ऐसा उद्देश्य के रूप में है जैसा कि शेफर्ड 2002, जैसे ग्रेबर्न 1983, नैश और स्मिथ 1991 ने कहा है कि पैटर्न को प्रश्नों की एक श्रृंखला द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आकार दिया जा सकता है। यह 3 मुद्दों के आसपास घूमता है। व्यक्तिगत प्रेरणा, लोग यात्रा क्यों करते हैं। दूसरा आर्थिक लाभ और हानि, कौन इस यात्रा में लाभान्वित होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तीसरा पर्यटन के सांस्कृतिक प्रभाव, क्या पैटर्न सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है। इस प्रकार संस्कृति के बाजारीकरण में संस्कृति का निर्माण शामिल है जिसमें सांस्कृतिक वस्तुओं और लक्षणों को एक विशेष संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि क्लॉड लेवी एस्ट्रॉन ने ट्रिस्टस ट्रॉपिक्स में कहा कि यात्रा की किताबें और यात्री समकालीन पर्यटक केवल उस चीज से भ्रम को बनाए रखने के लिए सेवा करते हैं जो अब मौजूद नहीं है। वास्तविक यात्रा को मोनोकल्चर के माध्यम से बदलकर लुप्त वास्तविकता के लिए एक व्यर्थ खोज में बदल दिया गया है। मोनोकल्चर की अवधारणा संस्कृति के बाजारीकरण से उत्पन्न होती है। वास्तविक संस्कृति के रूप में कौन सी पर्यटन परियोजनाएं वास्तव में संस्कृति का एक हिस्सा है और जिन्हें पर्यटक के लोभ के लिए पुनः निर्मित किया गया है। आप इसे अच्छे तरीके से और पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियोस लंबी हो जाएगी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि पर्यटन में बाजारीकरण को परिभाषित करें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बाजारीकरण और कला रूप। अब देखिए प्रामाणिकता की धारणा मेजबान समाज की संस्कृति के बाजारीकरण से निकटता से जुड़ी हुई है और पर्यटन अध्ययन में बहुत चर्चा में रही है। जहाँ एक और यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन प्रामाणिकता अनुभवों को बढ़ावा देता है, वहीं यह भी बताया गया है कि यह सांस्कृतिक संपदा को उपभोग्य वस्तु में परिवर्तित करता है जिनका प्रामाणिकता रूप में विपणन किया जा सकता है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से और देख सकते हैं। यहाँ पे जो मुख्य बिंदु का जो पॉइंट है उसको मैं बता दूं। यह तर्क दिया जाता है कि पर्यटन पारंपरिक सांस्कृतिक रूपों में स्थानीय रुचि के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित कर सकता है और इस प्रकार स्थानीय अभिनेताओं को भौतिक लाभ प्रदान करता है। ठीक, दूसरा यह चेतावनी दी जाती है कि पर्यटकों की मांग के कारण सांस्कृतिक उत्पादों और परंपराओं की सौंदर्य गुणवत्ता खो जाती है जिससे संस्कृति का बाजारीकरण होता है। तीसरा मूल संस्कृतियों के विनाश और परिवर्तन के साथ इनमें से कुछ सांस्कृतिक लक्षण केवल व्यर्थ वस्तुओं के रूप में बने रहते हैं जो केवल बाहरी लोगों के लाभ के लिए फायदे के लिए उत्पादित और प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पारंपरिक कला रूप की गिरावट, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। नेक्स्ट
हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है कि हवाई अड्डा कला यानी कि एयरपोर्ट क्या है। तो एयरपोर्ट को आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एयरपोर्ट तो आप हर घर घर में लोग आज एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो आप एयरपोर्ट के बारे में तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, इतने चालाक है भी, स्मार्ट भी हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लोकल है ना, ग्लोकल को परिभाषित करें, ये क्वेश्चंस आ सकता है, हालांकि ये छोटे में आ सकता है, छोटे क्वेश्चंस में। अब देखिए केस स्टडी के बारे में आ सकता है। फ्रॉम टेम्पल टू कमोडिटी, इस काम में लेखकों ने उस परिवर्तन का अध्ययन किया जो चीन के एक प्रांत में एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रदर्शित होने के बाद 1999 में ओपनिंग ऑफ द वेस्ट या पश्चिम के उद्घाटन के अभियान के कारण घोषित किया गया था। यह अध्ययन सोंगपैन काउंटी और उसके मुख्य शहर से संबंधित है जो उसी नाम से जानी जाती है। ठीक, जैसे कि तिब, जुंग, चुमाखर, ये सब शहरों के नाम है। इस क्षेत्र में शार खो का तिब्बती क्षेत्र शामिल है। इसके छोटे बॉनपो गांव और सोंगपैन शहर के उत्तर में स्थित मठों यानी कि मोनास्ट्री को फिर से बनाया गया है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं केस स्टडी के बारे में। ठीक है, अब देखिए शहर और संरचना का विकास निर्माण, इससे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर्यटन के लिए चीनी पारंपरिक वस्तुओं का विपणन। ठीक है, इसे भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए केस स्टडी 2 के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि भारत के उदाहरण, यानी कि केस स्टडी में भारत के उदाहरण के बारे में भी दे दिया गया, आप इसे देख लेंगे। धार्मिक स्थलों का बाजारीकरण, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें 5 नंबर या 10 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है कि किसी एक पे टिप्पणी करें, उसमें इसको पूछ सकता है। चलिए यहीं पे इस यूनिट का समाप्त होता है और यहीं पे ये ब्लॉक भी खत्म होता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक 2 की। ठीक है, जो ब्लॉक 2 है यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। मानव विज्ञान और पर्यटन में उभरती प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे, मेरा भी समय बचे, चूँकि और भी मुझे वीडियोस बनानी है और पोस्ट करने भी हैं और भी कुछ काम भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट यूनिट है पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों को जानना है। तो आज ये हम सबसे पहले इसमें उस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी यूनिट 6 की बात हम करते हैं। तो इसमें देखिए पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें हम लोग को जानना है। तो इसमें हम एग्जाम के रिलेटेड से 2 क्वेश्चंस को हम इसमें इम्पोर्टेंट, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें है कि राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता और इसका दृष्टिकोण, ये 2 हो गया, एक हो गया, और प्लस दूसरा इसमें है कि राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं। अब देखिए राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण और उसकी सीमाएं ये एक में आ जाता है। ठीक है, पर्यटन, तो आइए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसके, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन की जरूरत, आवश्यकता। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पर्यटन जो कि विदेशी मुद्रा आय, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था से के विविधीकरण के लाभों को शामिल करता है, कि पर्यटन साहित्य में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखिए इसे पर्यटन को विकास के साधन के रूप में देखा जाता है। पर्यटन के विकास का पालन करने वाले आर्थिक लाभों की चर्चा विकास साहित्य और पर्यटन पर किए गए अध्ययनों में से की गई है। इसी तरह अगर हम बात करें तो नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक सांस्कृतिक परिणामों पर शोध और चर्चा ने अस्थायी पर्यटन विकास की आवश्यकता को चरित्र किया है। ठीक है, 90 के दशक की अगर बात की जाए तो 90 के दशक में के दौरान पर्यटन से संबंधित नीतियों के प्रति दृष्टिकोण में समग्र परिवर्तन हुआ। तात्कालिक लक्ष्य यह था कि मेजबान समुदायों और पर्यटकों के लिए पर्यटन के लाभों को समान रूप से अधिकतम करना, और जबकि मेजबान समुदाय पर सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करना था। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब इसे आप अच्छे तरीके से और अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 84 पे दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस इसमें देखिए, आपके जो क्वेश्चंस दिया गया है कि 90 के दशक के दौरान पर्यटन की नीतियों का लक्ष्य क्या था। दूसरा, पर्यटन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, तो मैंने ऊपर इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जरा ध्यान से इसे समझिएगा कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक बलों और शक्ति संबंधों का अध्ययन शामिल होता है, ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था सामाजिक आर्थिक बलों और शक्ति संबंधों का अध्ययन शामिल है, जिससे बाजार के लिए वस्तुओं के दौरान उत्पादन की प्रक्रिया और इससे विभाजन, संघर्ष और असमानताएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बात करते हैं कि देखिए, इस दृष्टिकोण की जड़ें जो कि औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए बदलाव और 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान पश्चिमी यूरोप में पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे बयानची से अपने शुरुआती दौर में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसा कि इसके संस्थापक विचारकों जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकॉर्डर और जे.एस. मिल 1800 जे.एस. मिल, जो कि 1806 में इनकी पैदाइश हुई और 1873 में इनकी मृत्यु हो गई ने, इन्होंने के औद्योगिक समाजों के सामाजिक संगठन पर पूंजीवाद के प्रभाव पर प्रकाश डालकर किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। वे धन के उत्पादन और संचय यानी कि अर्थव्यवस्था और वितरण यानी कि राजनीतिक आयाम से चिंतित थे। बाद में मार्क्स, जो कि मार्क्स और एंगल्स ने सामाजिक वर्गों में धन के वितरण या वितरण की कमी पर ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान बना दिया, ठीक। राजनीतिक अर्थशास्त्री जटिल और परिवर्तनशील आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संगठन और गतिशीलता को आकार देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे कि यह बहुत बाद में 1960 के दौरान और 1970 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में असमान विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें असमानताओं और अन्य सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर प्रमुखता के साथ विकास सिद्धांत पर महत्वपूर्ण शोध किया गया था। इट्स क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ये आप देख सकते हैं, निर्भरता सिद्धांत का मुख्य विषय विकास और विकासशील के बीच का संबंध है। निर्भरता सिद्धांत, जो कि कल जो एग्जाम होने वाला हुआ था उसमें भी उसमें इसको पूछा नहीं गया था, लेकिन उसी में इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क यह है कि विकासशील देशों के पास एक बाहरी और आंतरिक राजनीतिक, संस्थागत और आर्थिक संरचनाएं हैं, जो उन्हें विकसित देशों के सापेक्ष निर्भर स्थिति में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। पर्यटन और मूल गंतव्य नागरिक गतिशीलता, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट। चलिए नेक्स्ट, जो मैंने बताया आपको विकास और निर्भरता सिद्धांत को समझाइए। में भी हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे, निर्भरता सिद्धांत और विकास को समझाने के बारे में, ठीक है। और दूसरा है पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में अध्ययन में प्रमुख मुद्दे क्या हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए दूसरा इसमें क्वेश्चन है आपका पर्यटन, वैश्वीकरण और नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 1980 तक पर्यटन अध्ययन को प्रभावित करने वाली निर्भरता और अविकसित सिद्धांत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई थी कि विकास अध्ययन गतिरोध पर पहुंच गया। तीसरी दुनिया के देशों ने राज्य के नेतृत्व वाले पर्यटन विकास के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की रणनीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यह विचार कि तीसरी दुनिया के क्षेत्र निष्कर्षीय और आश्रित परिधि गंतव्य थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इससे आप और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ, पेज नंबर 19 और 89 पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
यात्रा और पर्यटन भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। यह कथन सही है या गलत? इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो नहीं पूछे जाएंगे, आप टेंशन ना ले। राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं, ये हो सकता है आ जाए कि पर्यटन को मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए, गौर से सुनिए मेरी बात को। पर्यटन को मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आर्थिक गतिविधि कि कई अन्य क्षेत्रों की तरफ पर्यटन भी समग्र सामाजिक आर्थिक क्रम द्वारा आकार में है। अधिकांश पर्यटन जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में कुछ बड़ी ट्रांस नेशनल कंपनियों जैसे कि थॉमस कुक द्वारा आयोजित किए जाते हैं, स्थानीय क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यह तीसरी दुनिया के उन देशों को विकसित करने के लिए सही है जो बेहतर आर्थिक विकास के लिए इच्छा और प्रयास करते हैं और अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन आधार का उपयोग कर रहे हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से राष्ट्रीय सीमाओं पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि हुई है। राइट, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आप अच्छे तरीके से इसे देख लेंगे। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत मैंने पीछे बता दिया आपको, यहीं पे इस यूनिट का एंड होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 7 है, इसे हम देखते हैं, जो कि ये पर्यटन बनाम धरोहर स्थल। इसमें भी आपके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। एक मैं बात बता दूं इम्पोर्टेंट, अगर मेरी ज़बान से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो कि क्या बोलते हैं, पढ़ने में थोड़ी सी अगर दिक्कत आ जाए, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, आप मुझे माफ़ कर सकते हैं और आप अच्छा समझदार हैं, समझ सकते हैं। राइट, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं चूँकि स्पीड में बोलने की वजह से। राइट, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, धरोहर पर्यटन को परिभाषित करें, ये जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। धरोहर पर्यटन को परिभाषित करें और संरक्षण और पुनर्स्थान परियोजनाएं, ये, और दूसरा है पर्यटन बनाम हेरिटेज स्थल। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पर्यटन बनाम हेरिटेज स्थल और दूसरा धरोहर पर्यटन को परिभाषित करें। इन्हीं के बारे में हम जिक्र करेंगे इस यूनिट में, तो प्लीज़ गौर से मेरी बात को समझें और सुने। पहला है इसमें धरोहर पर्यटन को परिभाषित करना, यानी कि इसके बारे में हम जानेंगे कि वास्तव में, यानी कि सच में, अगर पर्यटन में धरोहर यानी कि हेरिटेज शब्द का अर्थ होता है भूदृश्य, प्राकृतिक इतिहास की इमारतें, कलाकृतियां और सांस्कृतिक परंपराएं जो या तो वस्तुतः या रूपक रूप के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती हैं। धरोहर समरूप नहीं है। ठीक है, यह विभिन्न वैश्विक, राष्ट्रीय, क्षेत्र और स्थानीय स्तरों पर मौजूद है। यहाँ तक क्लियर हो गया। धरोहर में क्या होता है कि धरोहर में व्यक्तिपरक, व्यक्तिगत और भावनात्मक और एक ही समय में उद्देश्यपूर्ण और कार्यात्मक होने का दोहरा चरित्र है। ठीक है, उदाहरण की तरह अगर हम, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर एक विदेशी पर्यटक के लिए एक धरोहर स्थल है। ठीक है, यानी कि जो विदेश से आते हैं लोग, वो एक पर्यटक कहलाते हैं। तो अगर आते हैं तो वो एक विदेशी स्थल माना जाएगा कि यहाँ पे, वहाँ पे क्या कि विदेश से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, जो इसे एक प्राचीन संस्कृति के अवशेष के रूप में देखता है, हिंदू भक्तों के लिए यह भक्ति का स्थान है, समझ गए यहाँ पे। और एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक विशेष देवता के भक्तों के लिए यह भावनात्मक जरूरतों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जगह है। इसे इस तरह के धरोहर या धरोहर का अर्थ पर्यटन उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग चीजें भी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु, थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक वस्तु के रूप में धरोहर के आकर्षण के कारण, ठीक है, क्षेत्रों की बढ़ती संख्या का धरोहर स्थलों के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। हर्बर्ट जो कि 1997 में के हार्वर्ड के बारे में बता रहा है मैं, उन्होंने क्या कहा कि विभिन्न विद्वानों ने धरोहर पर्यटन के आकर्षण और इसकी लोकप्रियता के कारणों की पहचान करने की कोशिश की है। अब देखिए, तीघे का सुझाव है कि हेरिटेज पर्यटन सभी सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानों और लोगों के मूल्यों के बारे में है। वेलर और हेल के अनुसार हेरिटेज पर्यटन के स्मारक, संग्रहालय, युद्ध क्षेत्र, ऐतिहासिक संरचनाएं और भूमि चिन्ह शामिल है। ब्रिजन और टेसेल के अनुसार हेरिटेज पर्यटन के प्राकृतिक उद्यान और प्राकृतिक सुंदरता के जंगल शामिल हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें? मैं ये अलग अलग महान विद्वानों ने क्या क्या इसके बारे में कहा, हेरिटेज के बारे में, वही मैं बता रहा हूँ। आप मेरी बात को एकदम गौर से केयरफुल्ली एकदम सुने। हर ग्रो जो
का तर्क है, यानी कहते हैं हर ग्रोह कि हेरिटेज पर्यटन किसी ऐसी चीज की खोज करने के बारे में है जो अतीत को जोड़ता है, यानी कि मेहमानों को जोड़ता है और यह अभिन्न रूप से अतीत के सुखद प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। अधिक गहराई में धरोहर के अर्थ को समझने के लिए इस संस्कृति की अवधारणा से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम थोड़ी सी इसको और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक धरोहर एक समुदाय द्वारा विकसित जीवन जीने के तरीकों की अभिव्यक्ति है। यह रीति रिवाजों, प्रथाओं, स्थानों, वस्तुओं, कलात्मक विस्तार और मूल्य से पीढ़ी दर पीढ़ी तक पारित की जाती है। सांस्कृतिक रूप लोगों के मूल्य, विश्वासों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सी और इसके बारे में। यहूदी संग्रहालय न केवल यहूदी पहचान का बल्कि उनके इतिहास और उनके सामूहिक दुख का भी एक निरंतर प्रतीक है। इसी तरह लाल किला अतीत के इतिहास का प्रतीक होने के साथ साथ वर्तमान में राष्ट्र का प्रतीक भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको मैंने एकदम डिटेल्स में परिभाषित कर दिया, समझा दिया। आप इसे अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और अगर आप और भी इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके राइट। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसको और थोड़ा सा डिटेल्स में बता दिया। अब आइए बात करते हैं, एक पॉइंट है इसमें, भारत और विश्व धरोहर स्थल। अब देखिए, भारत का प्रत्येक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक अपने अतीत की समृद्ध धरोहर के लिए एक खिड़की है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के महान स्थलों के बारे में यह राय व्यक्त की, यानी कि उन्होंने कहा, राय दिया कि बनारस के पास सारनाथ में मैं बुद्ध को लगभग अपना पहला उपदेश देते हुए देख सकता था और उनके कुछ रिकॉर्ड किए गए शब्द 2500 साल बाद मेरे लिए अनिवासी गुंज की तरह आएंगे। अशोक के पत्थर के खंभे उनके शिलालेखों के साथ उनकी शानदार भाषा में मुझसे बात करेंगे और मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो एक सम्राट था जो किसी भी राजा या सम्राट से बड़ा था। ठीक है। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने उसमें दिया है कि नेहरू के भारत और पर्यटन के संदर्भ में एक अन्य क्षेत्र भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। कार्ल मार्क्स ने इसे हमारी भाषाओं का स्रोत, हमारा धर्म, अपूर्ण रेखा कहा है। भारत सभ्यता और धर्म और दर्शन के कार्य प्रमुखों में से एक है। इस भौतिक दुनिया में आध्यात्मिक और मानसिक कायाकल्प के माध्यम से इसे पेश करने के लिए बहुत कुछ है। समझ गए? चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, अब आप इसे अच्छे तरीके से आगे और भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत में सांस्कृतिक हेरिटेज, पर्यटन प्रबंध और उसकी विशेषता। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। मैं ज़्यादा अगर इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस लंबी होगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। हेरिटेज के बारे में दे सकता है, सांस्कृतिक धरोहर, है ना। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि संरक्षण और पुनर्स्थान परियोजनाएं। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है केस स्टडी में, इसमें पुनर्स्थान परियोजनाएं। ठीक है। इसमें देखिए, पहला है केस स्टडी। अब इसमें दिया है ताजमहल। अब ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता है। ठीक है। और ज़्यादातर तो जो लड़के और लड़कियां जो होते हैं वो तो इसे कभी भूलते भी नहीं हैं। ठीक है। तो आप इससे अच्छे तरीके से पढ़ लें और आप जानते भी हैं। चलिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि भारतीय संदर्भ में जब हम धरोहर स्थलों की चर्चा करते हैं तो ताजमहल सबसे अधिक देखी जाने वाली है और सार्वभौमिक रूप से जानी जाने वाली जगह है। बेगले 1979 ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ताजमहल को समय के गाल पर आंसू के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि विश्व यात्री एलेनोर रूजवेल्ट ने महसूस किया कि इसका सफेद संगमरमर जो है यह वास्तविक प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? वास्तविक प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है। इन दोनों कथनों ने उस मकबरे के रूमानियत की ओर संकेत किया और जो माना जाता है कि मुगल सम्राट शाहजहां, जिनकी पैदाइश 1592 में हुई और मृत्यु इनकी 1666 में हुई, ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल, जो कि मुमताज़ महल की पैदाइश 1553 में हुई और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इन्हीं की याद में वो बनवाए थे। कुछ 2005 बताती है कि शाहजहां के प्रारंभिक इतिहासकार मोहम्मद अमीन काजीनी ने 1630 के दशक में मुगल साम्राज्य की शक्ति के निशान के रूप में स्मारक का एक सुंदर विवरण दिया था। मकबरा न केवल शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए एक शानदार दफन स्थान है, बल्कि सम्राट के मुख्य इतिहासकार
अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा उनके काम में बताए गए पद के लिए सम्राट की शक्ति और महिमा का भी प्रमाण है। आज भी यह पर्यटन के संदर्भ में दुनिया में सबसे अधिक देखी जाने वाले स्मारकों में से एक है जो अधिक राजस्व है। यहाँ तक क्लियर हो गया और आप ताजमहल के बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात है कि ताजमहल का संरक्षण और पुनर्स्थान। वर्तमान में ताजमहल भारत की एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति विभाग द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा है। स्मारक का संरक्षण और पुनर्स्थान ASI द्वारा किया जा रहा है और स्मारक को बनाए रखने के लिए ASI द्वारा कुछ खास आचार संहिता निर्धारित की गई है ताकि लगभग 350 साल पुराने स्मारक को संरक्षित किया जा सके। क्लियर हो गया और भी आप इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है मैं बता रहा हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भीम बेटका। अब देखिए ये क्या होता है, मैक केचर और ड्यूक क्रॉस ठीक ने बताया था कि पिछले 3 दशकों के दौरान रॉक आर्ट टूरिज्म ने सांस्कृतिक पर्यटन के तौर पर सार्वजनिक रुचि में विश्वव्यापी वृद्धि की है, जिसका अनुमान है कि एक वर्ष में 240 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री इससे जुड़े हैं। यानी कि एक वर्ष में, एक साल में 240 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में चट्टान कला पर्यटन में यह उछाल स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थान के सवाल उठाता है। जैसे डिकन कहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं और सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार करने की सीमा है। क्लियर हो गया है। चलिए इसके बारे में और आप देख सकते हैं पेज नंबर 102 पे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि भारत में स्मारकों के संरक्षण और पुनर्स्थान के लिए कौन सा सरकारी संगठन जिम्मेदार है, तो मैंने अभी जस्ट इसके पीछे जो बताया था वही इसका आंसर है। एक मुख्य प्रतीक क्या है वो भी मैंने बता दिया है आपको। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पर्यटन बनाम हेरिटेज। तो ये हेरिटेज को मैंने बता भी दिया है, पर्यटन बता ही दिया है। अब इसमें जो कुछ मुद्दे होते हैं उसी के बारे में इसमें जिक्र करना। पहला है प्राकृतिक धरोहर बनाम धरोहर। पर्यटन और धरोहर स्थलों पर कई अध्ययनों ने इस तथ्य पर विचार किया है कि यूनेस्को के अनुसार धरोहर स्थलों की दी गई अनेक परिभाषाओं में प्राकृतिक और हेरिटेज के रूप में घोषित स्थलों के संरक्षण और पुनर्स्थान के मुद्दे ही प्रमुख हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया और आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हेरिटेज बनाम स्थानीय संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। क्रिस्टीना और स्वेनसन में इली स्नो पर्वत में तिब्बती गांव के अपने अध्ययन में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, 3 समानांतर नदियों ने यूनेस्को के काम में प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के बीच अंतर और कृत्रिम अंतर में जटिलता को दिखाया था और इसके स्थानीय तिब्बती समुदाय पर पड़े प्रभावों को चिन्हित किया। पहाड़ों को केवल एक प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, हालांकि वे तिब्बतियों के लिए पवित्र है। नए धरोहर की स्थिति स्थानीय समुदाय के लिए पहाड़ों के लंबे समय तक सांस्कृतिक महत्व और अर्थ की अनदेखी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से और देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दिया गया है। स्थानीय पर्यावरण बनाम पर्यटक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगले यूनिट के बारे में बात करते हैं, यूनिट नंबर 8। बस और हमारे पास ये 3 यूनिट बच गया है, 8, 9, 10 और उसके बाद में ये बुक समाप्त हो जाएगा। तेजी के साथ मैं बात करूंगा, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से इस वीडियो के साथ बने रहें और जो इंपॉर्टेंट है उससे अच्छे तरीके से सुन लें। और इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट सांस्कृतिक धरोहर। इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर दिया है। अब इसमें सांस्कृतिक धरोहर के कुछ टाइप्स दे दिए गए हैं यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। अब अगला बात करेंगे हेरिटेज, संरक्षण और पुनर्स्थान। इसके बारे में पिछले यूनिट में हम लोगों ने बात कर लिया है। इस यूनिट से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आएगा, बट एक मरतबा देख लेना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला है सांस्कृतिक धरोहर, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। अब देखिए वर्तमान में धरोहर या हेरिटेज शब्द में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर दोनों शामिल है। समझ गए? अगर हम दुनिया में मौजूद सांस्कृतिक विविधताओं को समझना चाहते हैं तो हम संस्कृति को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से तो नहीं पर कुछ हद तक मानव संस्कृति प्राकृतिक पर्यावरण से अनुकूलित है। हालांकि जैसा कि डेरिल फोर्ड जैसे
मानव विज्ञानी द्वारा बताया गया है कि पर्यावरण या प्रकृति संस्कृति पर एक निर्धारित भूमिका के बजाय एक सीमित भूमिका निभाता है। क्लियर। सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है। अब देखिए, अगर हो सकता है कि सांस्कृतिक धरोहर के उद्देश्य के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, या सांस्कृतिक धरोहर क्या है, या सांस्कृतिक धरोहर के बारे में क्या जानते हैं, समझाइए या परिभाषित कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सांस्कृतिक धरोहर से कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप यही आंसर लिखेंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, बेफिक्र रहें। राइट। चलिए हम बात करते हैं इसमें जो इसके उद्देश्य हैं वो कौन कौन से। तो पहला है सांस्कृतिक धरोहर के महत्व और इसे संक्षिप्त करने की आवश्यकता को प्रतिबंधित करना। दूसरा है सांस्कृतिक धरोहर के प्रकारों की व्याख्या करना। तीसरा है भारत में पर्यटन के लिए सांस्कृतिक धरोहर के योगदान को समझना। और चौथा है सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पुनर्स्थान में संस्थानों की भूमिका को समझना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, सांस्कृतिक धरोहर लोगों को अन्य मूल्य, मानदंडों, विश्वासों और रीति रिवाजों और पवित्र संसाधनों से जुड़ने की स्वीकृति देता है और साथ ही समुदायों को अपने पूर्वजों और उनके मूल्य अपनी सीमाओं के भीतर सांस्कृतिक संपत्ति की उपस्थिति से पहचान और एकता की भावना को बढ़ाते हैं। इन धरोहर स्थलों को उपस्थिति कलाकृतियों और इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक परिवेश के बीच की कड़ी को दर्शाता है। समझ गए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, बहुत तेजी के साथ बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा धरोहर चक्र का आरेख यहाँ पे दे दिया गया, हालांकि ये दो आएगा नहीं एग्जाम में। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे नहीं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कला। अब देखिए, स्पीक मैके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ को स्कूलों, कॉलेज और अन्य संस्थानों में युवा लोगों को शास्त्रीय कलाएं ग्रहण कराने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने पिछले 42 वर्षों तक अथक परिश्रम किया, एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत किया 42 वर्षों तक। वह इसे कला और विज्ञान के बीच संबंधों एवं कला को एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका उत्सव जो कि यहाँ पे दिया गया है, होली अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रकरण अध्ययन केस स्टडी जो है। जैसे कि होली का उत्सव इस दुनिया और दूसरी दुनिया के अंतरात्मा की दशा का वर्णन करता है, जो हिंदू पौराणिक और कथा के अनुसार दैत्य राजा हिरण्य कश्यप जो अमृता के निकटता को प्राप्त करता है और इतनी इस शक्ति के नशे में है, उसने आदेश दिया कि उसे भगवान के रूप में पूजा जाए। समझ रहे हैं। भगवान विष्णु के भक्त दानव राजा के बेटे प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देखिए, खुद एक बेटा अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो उसे बहुत यातनाएं दी गई। ठीक है। हालांकि कुछ भी प्रहलाद के दृढ़ संकल्प को नहीं बदल सका। अपने प्रति प्रहलाद की भक्ति को परिवर्तित करने में असमर्थ होने के कारण राजा ने अपनी बहन होलिका उनकी बहन थी, जिसके नाम पर त्योहार का नाम रखा गया है। ये जो होली से पहले एक होलिका होता है, एक दिन पहले, ठीक है, से बेटे से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी और गैर भक्तों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जनता को एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश में और राजा को टालने की हिम्मत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए होलिका ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। समझ गए। यानी कि राजा ने कहा अपने बहन होलिका से कि हम अपने बेटे से छुटकारा पाना चाहते हैं, ताकि वो मुझे राजा नहीं मान रहा है, मुझे भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि अपने बेटे से छुटकारा पालें। तो उनकी जो बहन थी होलिका, उन्होंने उनके बेटे को प्रहलाद को मारने की क्या बना ली, योजना बनाई। उसने उसे चीता पर अपनी गोद में बैठा लिया। हालांकि दूसरी दुनिया के देवता प्रहलाद की भक्ति को देखकर उनके बचाव में आ गए, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो हक पर थे। समझ में ये बातें। प्रहलाद जो थे वो हक पर थे, वो सच्चे थे, अच्छे थे। जबकि होलिका जल कर राख हो गई थी। भले ही उसे आग से प्रतिरक्षा का वरदान मिला था, परंपरागत रूप से होली उत्सव त्योहार की पूर्व संध्या पर चीता को जलाने के साथ शुरू होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
क्लियर हो गया यहाँ पे होली के बारे में, ये बहुत मेन पॉइंट आपको बताया गया। यानी कि जैसे होली मनाई जाती है तो होली के एक दिन पहले एक होलिका दहन होता है, ठीक है। तो होलिका दहन क्यों होता है, क्योंकि देखिए होलिका जो थी वो राजा की बहन थी, ठीक है। और प्रहलाद अपने पिता को क्या बोलते हैं भगवान स्वीकार नहीं कर रहा था, वो सच्चाई पे था, तो वो क्या कर दिया, अन्य जो और जितने भगवान थे उनके रक्षा के लिए, उनके बचाव के लिए आ गए प्रहलाद के, लेकिन जो होलिका थी वो जलकर वहीं राख हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब होली मनाई जाती है तो उसके एक दिन पहले दिन होलिका दहन मनाया जाता है। यानी कि उसमें ये बताया गया है कि देखिए बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, खाद्य पहचान ये आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने बता दिया। हेरिटेज, संरक्षण और पुनर्स्थान जब मैंने बता दिया है ऊपर ही। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग को देखना है, चूँकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, टाइम को भी बचाना है। चलिए यहीं पे इस यूनिट का ख़त्म होता है, यूनिट को ख़त्म किया जाता है। अब ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लास्ट आपका यूनिट है पर्यावरणीय पर्यटन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब देखिए इसमें दो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। पहला है पर्यावरणीय पर्यटन की परिभाषा और दूसरा है पर्यावरणीय पर्यटन और सतत विकास। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन की परिभाषा। अब देखिए पर्यावरणीय पर्यटन या इको टूरिज्म की पहली औपचारिक परिभाषा संभवतः जैसे मैक्सिकन वास्तुकार हेक्टर सेबलोस लास्कुरेन द्वारा दी गई थी। पर्यावरणीय पर्यटन को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार, ज्ञानवर्धक यात्रा और प्रकृति का आनंद लेने और उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रायः बाधा रहित प्राकृतिक क्षेत्रों में संबंधित यात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और अतीत और वर्तमान दोनों में सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ जो संरक्षण को बढ़ावा देता है, जिसमें कम आगंतुक प्रभाव है और जो स्थानीय आबादी की सामाजिक आर्थिक भागीदारी को सक्रिय रूप से लाभ प्रदान करता है। इस परिभाषा के अनुसार इको टूरिज्म सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पर्यटन दोनों को शामिल कर सकता है और स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचा सकता है, जो गतिविधि का एक अभिन्न अंग भी है। समझ गए यहाँ पे। चलिए अब हम इसको आप और अच्छे तरीके से देख लेंगे, पेज नंबर 124 पे है। चलिए अब मैंने बता दिया पर्यावरणीय पर्यटन को परिभाषित करें। अब ये देखिए इसके सशक्तिकरण और असशक्तिकरण, ठीक है। पर्यावरणीय पर्यटकों द्वारा उन सेवाओं और आवास का उपयोग करने की अधिक संभावना है जो स्थानीय निवासियों के स्वामित्व में है। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था लाभान्वित। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्यावरणीय पर्यटन निम्नलिखित को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। क्या क्या पूरा करने में, तो देखिए यहाँ पे पहला है पर्यावरण की सुरक्षा करना, स्थानीय सांस्कृतिक वस्तुओं का लाभप्रद संरक्षण, तीसरा है स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ, चौथा है स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ठीक है। अब देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय लोगों को पर्यावरणीय पर्यटन से उनके उचित लाभ मिलते हैं, पर्यावरणीय पर्यटन पर कुछ नियंत्रण स्थानीय लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए, और अगर उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाए तो स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण उन्हें तय करने में सक्षम होना चाहिए कि उनके क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं और वन्य जीव और लाभों में हिस्सेदारी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक सशक्तिकरण यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। स्थानीय समुदाय की आवाज़ और चिंताओं को वैचारिक मंच के इसके कार्यान्वयन के लिए किसी भी पर्यावरणीय पर्यटन परियोजना के विकास का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरीके से आप राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में जान सकते हैं। और ये यहाँ पे दूसरा है सामाजिक सशक्तिकरण, इससे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया है मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस अच्छे तरीके से देख लेंगे। एक समुदाय को मनोवैज्ञानिक रूप में मजबूत तब कहा जाता है जब उसके सदस्य भविष्य के बारे में सकारात्मक होते हैं, अपने निवासियों की क्षमता और योग्यताओं में मजबूत विश्वास रखते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व करते हैं। यह समझने की आवश्यकता है कि कई छोटे पैमाने के समाजों में
समूह की भावना, आत्मसम्मान और भलाई को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह बचाव उनकी परंपरा के संरक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। पर्यावरणीय पैटर्न की प्रमुख विशेषताओं में से एक सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति संवेदनशीलता और स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान है। क्लियर हो गया? इसको देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समुदाय आधारित पर्यावरणीय पैटर्न, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, लेकिन ये आएगा नहीं क्वेश्चन। चलिए मैं बताया ना, पर्यावरणीय पैटर्न समुदाय आधारित दृष्टिकोण क्या है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक ये पॉइंट यहाँ पे दे दिया, इसको अच्छे तरीके से देखना है आपको। सतत विकास विशेष रूप से विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों के लिए ध्यान केंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने अवर कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रांड लैंड रिपोर्ट प्रकाशित की। क्लियर? चलिए इस तरीके से आप अच्छे देख लेंगे। सतत विकास को परिभाषित करें, मैंने ऊपर बता दिया आपको यहाँ पे सतत विकास के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, इसको देख लेना। केस स्टडी के, जिस तरीके से हम लोगों ने भारत के केस स्टडी के बारे में जाना, ताजमहल और सारी चीज़ों के बारे में। अब इसमें नागालैंड सामुदायिक भागीदारी, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। खोनोमा गांव, अमूर फाल्कन संरक्षण, वन्य जीव। चलिए केरल पारिस्थितिक शतक पैटर्न, टाइगर रिजर्व। ये छोटे छोटे आपको देख लेना है, ये 10 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए जो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी इधर अब इसमें असम पर्यावरणीय पैटर्न, अब इसमें पर्यावरणीय पैटर्न का प्रभाव, ठीक है। एक स्थानीय समुदाय को अस्थायी आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय पैटर्न की उम्मीद रहती है। एक समुदाय के कई घर पर्यावरणीय पैटर्न के माध्यम से नगद मान कमाते हैं। दास और हुसैन ने तर्क दिया कि पर्यावरणीय पैटर्न घरेलू बजट को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करके आर्थिक कल्याण उत्पन्न करता है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से और देख लेंगे, पेज नंबर 134 और 134 पे। अब हम बात करेंगे थोड़ा जल्दी में, ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट यूनिट हम लोगों के पास में बच गया है और ये इसको ही मैं बहुत शॉर्ट में इसको कवर करूँगा और आप इसे देख लेंगे। और अगला इसमें है पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशाएं। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे देख लेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैश्वीकरण समकालीन पर्यटन और सतत विकास, और दूसरा है पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाएं। इस तरीके से हम इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें बढ़ते हैं। वैश्वीकरण, समकालीन पैटर्न और सतत विकास। देखिए आज की वैश्वीकृत दुनिया में समकालीन पैटर्न पर चर्चा आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्र की परस्परता को पहचान कर स्थानीय और वैश्विक दोनों चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरी बात कि वैश्वीकरण अक्सर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके द्वारा दुनिया के एक हिस्से में घटनाओं, निर्णयों और गतिविधियों के कारण दुनिया के काफी दूर के हिस्सों में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। 90 के दशक में वैश्विक संबंधता में जो वृद्धि देखी गई है उसे एंथोनी गिडेंस ने पर्याप्त रूप से विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में अभिव्यक्त किया है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ता है कि कई मील की दूरी पर होने वाली घटनाओं को स्थानीय घटनाओं के विपरीत आकार दिया जाता है। चलिए यहाँ देख लिए, इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बोला हूं। नेक्स्ट ये पॉइंट आप देख लेना, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और पैटर्न प्रोत्साहन में बदलाव। थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर दूं। पर्यटन योजना और प्रबंधन, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अधिकांश पर्यटन योजनाएं
आगंतुकों की संख्या बढ़ाने या पर्यटकों को इस विश्वास के साथ आकर्षित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने पर स्थानीय समुदाय को लाभ होगा। भारत जैसे विकासशील देशों में विकास की दिशा तय करने वाले मास्टर प्लान निरंतर जोर दिया जा रहा है। ये योजनाएं अक्सर बाहरी सलाहकारों द्वारा बनाई जाती है और किसी विशेष क्षेत्र के पर्यटन उद्योग की क्षमता के बहाने बाहरी निवेशों को आकर्षित करती है। चलिए, यहाँ पे कुछ नियोजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके विकास और नियोजन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पारिस्थितिक अखंडता। दूसरा है सांस्कृतिक अखंडता। तीसरा है समुदाय। चौथा है संतुलन। पांचवा है जीवन की गुणवत्ता में समानता और वृद्धि। इस एक एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा थी हार्ड नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाएं। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इसे देख लेंगे। ठीक है, देखिए, आज की वैश्वीकृत दुनिया में पर्यटन के बदलते स्वरूप पर उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि पर्यटन की मांग 1990 के दशक से तेजी से विकसित हुई और पर्यटन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की पूरी श्रृंखला को अभूतपूर्व तरीके से बदल रही है। पिछली आधी सदी में पर्यटन काफी बढ़ा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। समझ गए? यहाँ इसे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। वैकल्पिक पैटर्न और भविष्य की संभावनाएं, इसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पैटर्न की बदलती प्रकृति स्पष्ट करें और व्यवहारिक मानव विज्ञान इसके लिए कैसे योगदान कर सकते हैं। चलिए, अब यहीं पे इस यूनिट का समाप्त होता है और साथ ही साथ इस बुक का भी यहीं पे समाप्ति होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और दूसरी बात, जो मुझसे बोलने में कोई शब्द की गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताया है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। हाँ भाई, एक बात याद रखना, अगर अच्छे नंबर आ जाएंगे तो ज़रूर मुझे मिठाई भेज देना, राइट। चलिए, यहीं पे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, राइट। अब हम आगे अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।